तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है जियो फाइनेंशियल की तरफ से कि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एंट्री हो सकता है निफ्टी 50 में। जो मार्च के महीने में रीशफलिंग हमें देखने को मिलेगी उसमें कुछ कंपनीज निफ्टी 50 से एग्जिट ले सकती हैं और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम आ सकता है। तो देखो, एनएससी की अगर हम बात करें तो उनके जितने भी इंडाइसेस हैं हर 6 महीने में उसका रीशफलिंग होता है। तो उस इंडाइसिस में जो भी स्टॉक है उसमें से कुछ स्टॉक अगर वीक परफॉर्म कर रही हैं तो उसको निकाल दिया जाता है और जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं उसका एंट्री होता है। तो ये पॉइंट नोट करो। और निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम से अच्छा नहीं है उनको निकाला जाएगा और मार्केट प्रिडिक्ट कर रही है कि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एंट्री हो सकता है। अब देखो, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि यही दो कंपनी का एंट्री होगा, इसके अलावा और भी कंपनीज की एंट्री हो सकती है। हो सकता है कि इन दोनों का एंट्री ना हो, किसी दूसरी कंपनी का ही हो जाए, या हो सकता है कि यही दोनों का एंट्री हो। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर इस कंपनी का है बट गारंटी नहीं है, ये चीज़ को नोट करना। अब अगर मान लो एंट्री हो जाता है तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो देखो, इससे फ़ायदा ये होगा कि $1.1 बिलियन का पैसिव इनफ्लो देखने को मिल सकती है इन कंपनीज में। अब इस चीज़ का मतलब समझो। अब देखो, काफ़ी सारे लोग स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्ट अगर आप करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम उसको ट्रैक करना पड़ेगा। उनके बिजनेस रिपोर्ट्स को देखनी होंगे, कॉन कॉल्स को देखनी होंगी, कंपनी के प्लान्स क्या हैं वो भी आपको जाननी होंगी। तो इतने सारे लोग जो है मार्केट में, उसमें से कुछ लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो सिंपली वो क्या करते हैं, इंडेक्स फंड में पैसा डालते हैं। लेट सपोज आप निफ्टी 50 में पैसा डाल देते हो तो आपका पैसा क्या हो रहा है, निफ्टी की जो 50 कंपनीज है उसी में तो पैसा जा रहा है अकॉर्डिंग टू वेटेज। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी एग्जिट करेंगे तो इंडेक्स फंड का जो पैसा आता था उस कंपनी में वो पैसा नहीं आएगा, और जो कंपनी एंट्री करेगी वो कंपनी में इंडेक्स फंड का पैसा आएगा, ये कहने का मतलब है। और ये जो पैसा का नंबर है वो $1.1 बिलियन का, यानी कि बहुत बड़ा पैसिव इनफ्लो है, ऐसा यहाँ पर जीएम फाइनेंशियल्स ने कहा है। अब देखो, ये हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बट न्यूज़ रिपोर्ट्स थी, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इसका एक अच्छा पॉइंट मुझे देखने को मिला है कि कंपनी अपने डेट को लगातार रिड्यूस करती हुई नजर आई है और कंपनी ऑलमोस्ट अभी डेट फ्री भी बन चुकी है। बुक वैल्यू से अभी 1.16 टाइम आपको ऊपर ट्रेड करती हुई दिख रही है, और इसके जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थे वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो चुके हैं। वर्किंग कैपिटल डेज जो होता है वो पहले के मुकाबले अब कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। बट अभी भी वही बात है कि जितना बड़ा मार्केट कैप है उतना बड़ा कंपनी के रेवेन्यू तो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। 2024 में 1800 करोड़ का रेवेन्यू, और 2000 आप बोल सकते हैं 25 के फाइनेंशियल ईयर के पिछले 4 क्वार्टर की बात करें, 3 क्वार्टर तो इस 25 के फाइनेंशियल ईयर का है और 1 क्वार्टर 2024 के फाइनेंशियल ईयर का लास्ट का है। तो पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी ने 1968 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, और जो कंपनी का करेंट मार्केट कैप है, कितना बड़ा मार्केट कैप है, बहुत बड़ा, लगभग 1.5 लाख करोड़ का। और ये मार्केट कैप को जस्टिफाई करने के लिए मुझे तो ये नंबर्स अभी भी सही नहीं लग रहे हैं, बट कंपनी का बिजनेस का ये स्टार्टिंग डेज है। कंपनी बिजनेस अगर शुरू कर देती है फटाफट तो ये नंबर्स में उछाल दिख सकती है, ऐसा यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट का भी स्टेटमेंट हमने देखा था। तो चलिए, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब इस कंपनी का सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों ये है कि आरबीआई ने एमपीसी मीटिंग रखा था, और उस एमपीसी मीटिंग का आउटकम हमें ये देखने को मिला है कि रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से कट हो चुके हैं। और ये पिछले 5 साल की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पहली बार हमें देखने को मिला है। पिछले 5 साल से कोई भी रेट कट हमें देखने को नहीं मिली थी। अब फाइनली हमें रेट कट्स देखने को मिले हैं, और जो एफआईएस लगातार मार्केट से पैसा निकाल रहे थे वो इस चीज़ की वजह से मार्केट में री इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। और अभी जो रेपो रेट है वो 6.25% है, और आगे आगे चलकर ये और कट होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और साथ में दोस्तों, आरबीआई ने ये भी गाइडेंस दिया है कि FY26 का जो GDP ग्रोथ है वो 6.7% से हमें देखने को मिल सकता है। चलो,
बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं बोल सकते, अगर 7% के ऊपर रहता तो मस्त बात रहती, बट 6.7% फिलहाल के हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक इसको हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों ये रेपो रेट अगर मान लो कट हुआ है तो इससे बजाज फाइनेंस को क्या फ़ायदा होगा? तो देखो दोस्तों, रेपो रेट अगर बढ़ती है तो इससे सिंपल सी बात है कि लोन महंगा होता है। लेट सपोज आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हो, जब रेपो रेट सस्ता रहता है लाइक मान लो 4%, तो आपको होम लोन्स सस्ते मिलते हैं, और जब रेपो रेट ज़्यादा रहता है तो आपको होम लोन्स महंगे रेट पे मिलते हैं। तो उस टाइम क्या है कि बैंक्स के जो लोन्स का नंबर है वो बहुत अच्छी देखने को नहीं मिलती। अब बजाज फाइनेंस की बात करें तो इस कंपनी का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वाला सेगमेंट है वो मॉर्टगेजेस का ही है, जहाँ से कंपनी होम लोन से भी रेवेन्यू जनरेट करती है, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टीज से भी आपको लोन जनरेट करती हुई दिखती है, या फिर बोल सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखती है। और रेपो रेट अगर कट हुआ है तो कहीं ना कहीं इस सेगमेंट को थोड़ा सा बढ़ावा मिल सकता है, और बजाज फाइनेंस के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है इस सेगमेंट्स के वो ऊपर जा सकते हैं, और इनके जो टोटल मैनेज जो एसेट्स है उसमें भी एक उछाल हमें देखने को मिल सकती है। पिछले अगर 1 साल, 3 साल और 5 साल के एक ग्रोथ देखेंगे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का, तो वहाँ पर एक चीज़ दिखेगा कि रेवेन्यू तो फिर भी कंसिस्टेंट है, बट प्रॉफिट में इनकंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है। पिछले 1 साल में प्रॉफिट ग्रोथ आपको सिर्फ 16% से देखने को मिला है। अब क्यों ऐसा देखने को मिला है? क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो पिछले साल 2024 में 36% थे, और 2025 के 3 क्वार्टर के जोड़कर अगर हम बात करें, लाइक पिछले 4 क्वार्टर की बात करें, तो वहाँ पर 34% मार्जिन है, और वही 2023 में ये नंबर था 39%। तो मार्जिन जब किसी प्रोडक्शन वाली कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर आईटी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसी चीज़ को आप फाइनेंस कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं कि फाइनेंसिंग मार्जिन इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंसिंग मार्जिन पहले के मुकाबले रिड्यूस हुई है। इस वजह से कंपनी को रेवेन्यू तो ग्रो करने का मौका मिला है, बट कंपनी के प्रॉफिट्स हमें पहले की तरह ग्रो होते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं, और ये जो रेपो रेट कट्स हुई हैं इससे कहीं ना कहीं इस प्रॉफिट्स के ग्रोथ में थोड़ा सा इजाफा हमें देखने को मिल सकती है। और साथ में मार्केट के लिए भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि एफआईएस जो लगातार मार्केट को बोल सकते हैं गुड बाई कर रहे थे, वो रेपो रेट जब कट होते हुए देखे हैं तो उनकी थोड़ा सा सोच जो है वो इंडिया को लेकर चेंज होता हुआ दिख सकता है, और वो मार्केट में री इन्वेस्ट करते हुए भी नजर आ सकते हैं। अब बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इनका लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ये बताता है कि एफआईएस की प्रेजेंस अभी भी इस कंपनी में डिसेंट ही दिख रही है। पहले थोड़ा ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हो चुका है, और डीआईएस की बात करें तो इसकी प्रेजेंस भी हमें स्टेबल ही देखने को मिल रही है। तो मतलब इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई मैसिव चेंजेस हमें इंस्टीट्यूशंस की तरफ से देखने को नहीं मिली है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। अभी रिसेंटली इसने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था दोस्तों, जिसके साथ कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।